स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल का उद्देश्य ये है कि म्यूचुअल फंड उनकी बहुत सारी योजनाएं और डिफरेंट कैटेगरीज बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनके बारे में बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में लोगों को समझाना। तो जो नए निवेशक हैं, जो शेयर बाजार में आ रहे हैं या जो म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, उनको बिल्कुल ही सीधे और सरल शब्दों में समझाना कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, जो अलग अलग टाइप की स्कीम्स या योजनाएं हैं वो क्या होती है, उनका निवेश करने का तरीका क्या होता है, कैसे निवेश करें। तो मेरा नाम परेश है। मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर हूँ। ये मेरा एआरएन नंबर है 334516। आपको राइट हैंड साइड में एक क्यूआर कोड दिखेगा, जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके फंड्स बाज़ार नाम का एक ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। बाज़ार में जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, सारी की सारी स्कीम्स इस ऐप पर अवेलेबल है। अगर आपको ऐप नहीं डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप फंड्स बाज़ार की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड्स हो या डायरेक्ट स्टॉक्स हो या इंश्योरेंस हो या फिक्स डिपॉजिट्स हो, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का विषय है मल्टी फैक्टर फंड। ये जो है ये एक नई कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में। अभी फिलहाल ही मेरे ख्याल से कुछ एक पिछले 3 से 6 महीने में ही इसमें नए लॉन्चेस आए हैं। तो इसके बारे में हम जान लेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो डिस्क्लेमर है ये पढ़ना ज़रूरी है। आप ठीक से इसे पढ़ लीजिए। इसका सारांश ये है कि म्यूचुअल फंड में जो भी निवेश होता है वो बाजार जोखिमों के अधीन है, और किसी भी स्कीम का पिछला परफॉर्मेंस आपको कोई गारंटी नहीं देता कि आगे भी ऐसा ही परफॉर्मेंस आ जाए। तो कोई भी नया म्यूचुअल फंड निवेशक जब बाजार में आता है, जब किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाता है, तो सबसे पहले उसको बहुत दुविधा होती है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी सारी अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आज बाजार में है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको कम से कम 50 से 60 अलग अलग किस्म की स्कीम्स दिखेगी। फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड डेट, मिड कैप, लार्ज कैप, ईएलएसएस, मल्टी कैप, इक्विटी सेविंग्स, ये सब क्या है। ठीक है, तो जो नया निवेशक रहता है वो थोड़ा डर जाता है कि इसमें से मेरे लिए क्या अच्छा है। आपने सुना होगा, पिछले 8-10 साल से सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन हर एक जो स्कीम रहती है वो हर किसी के लिए सही नहीं होती। आपका जो निवेश का कालावधि है, आपका जो निवेश का उद्देश्य है, और आप जितना रिटर्न चाहते हैं निवेश में आपके, उसके हिसाब से आपके लिए अलग अलग स्कीम जो रहती है वो सही रहती है। और यही काम रहता है म्यूचुअल फंड एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर का। मैं खुद एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। इस वीडियो के अंत में मैं आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगा। तो आपको कोई भी इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो या कोई भी आपके मन में संदेह हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए जो सही स्कीम्स है वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो मल्टी फैक्टर फंड्स क्या होते हैं? अभी फैक्टर मतलब क्या, इसका आप एक बोल सकते हो कि फैक्टर का जो अर्थ है वो है कारक। कि किसी चीज के लिए क्या कारण हो सकता है, उसके पीछे का कारण या कारक जिसको बोलते हैं, या विशेषताएं भी बोल सकते हैं। फैक्टर का अगर मैं भाषांतर करूँ तो उसको विशेषताएं भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो मल्टी फैक्टर्स फंड्स है, एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, मतलब निवेश की रणनीति है, जिसको बोलते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग। और ये डेटा बैक्ड निवेश की रणनीति है। मतलब क्या, कि पिछले कई सालों का मार्केट में, शेयर के बाजार में कैसे कैसे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है, उसका पूरा डेटा लेके उसको एनालिसिस करके, कंप्यूटर के हिसाब से एनालिसिस करके एक मॉडल बनाया जाता है। मॉडल क्या, कंप्यूटर मॉडल ही रहता है जिसमें कुछ इनपुट रहते हैं और कुछ आउटपुट आते हैं। तो उसके हिसाब से अलग अलग कारक या अलग अलग विशेषताओं को इन्होंने पिछले 10, 20, 25 साल के जो शेयर बाजार का डेटा है उसको उन्होंने परखा है, उसको उन्होंने एनालाइज किया है, और उसके बाद उन्होंने एक मॉडल बनाया है। तो देखिए फैक्टर्स, मैं उसको वापस कारक या विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम इसको आगे फैक्टर्स ही बोलेंगे। तो, क्योंकि ये थोड़ा आसान है समझने के लिए, क्योंकि आप जब निवेश करने जाओगे तो कहीं पर भी ये फैक्टर्स ही वर्ड
या शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये प्रूवन कैरेक्टरिस्टिक है। प्रूवन मतलब क्या, डेटा से इसने, पिछले डेटा से इसको सबूत मिला है कि ये जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है ये शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कुछ हद तक कोई कंपनी का शेयर कैसे बढ़ेगा या घटेगा, इसके पीछे ये जो विशेषताएं हैं या फैक्टर्स है ये रहते हैं। अभी कॉमन फैक्टर्स क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है गति। तो इस फैक्टर का क्या, इस फैक्टर के पीछे क्या रणनीति है कि अगर किसी कंपनी का शेयर अगर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, अगर पिछले 4 5 6 हफ्ते में अगर वो बढ़ ही रहा है तो वो आगे भी बढ़ता रहेगा। ये इसके पीछे का, इसके पीछे की रणनीति है या इसके पीछे का लॉजिक है ये। तो ये हो गया पहला, मोमेंटम जो है गति। दूसरा है लो वॉलेटिलिटी। लो वॉलेटिलिटी मतलब क्या, ज्यादा उसमें चढ़ाव उतार नहीं आ रहे। रिलेटिवली स्टेबल परफॉर्मेंस, मतलब ये ऐसे शेयर होते हैं जो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते। मार्केट अगर 10% से गिरता है तो शायद से ये शेयर जो रहेंगे वो 4 या 5% से ही गिरेंगे। लेकिन जब मार्केट 10% से बढ़ता है तो ये भी 4 या 5% या 3 या 4% से ही बढ़ने वाले हैं। तो ये जो रहते हैं ये स्टेबिलिटी देते हैं आपके पोर्टफोलियो को। ऐसे शेयर जनरली, ये जो शेयर्स रहते हैं ये बड़ी कंपनियों के रहते हैं, लार्ज कैप के रहते हैं। अगर आपने इस चैनल पे हमने जो फ्लेक्सी कैप के ऊपर वीडियो बनाया था वो देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि लार्ज कैप क्या होता है। तो ये लगभग जो रिलायंस, टाटा, बिरला, इन्फोसिस जैसी कंपनी है, ये लार्ज कैप, ये बड़ी कंपनियां हैं और इनके शेयर्स जो रहते हैं वो ज्यादा बढ़ते घटते नहीं है। उनमें एक स्थिरता रहती है। ठीक है। तीसरा फैक्टर जो है वो क्वालिटी। क्वालिटी तो आप जानती है, मतलब इसको अगर मैं हिंदी में भाषांतर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिनके प्रॉफिट्स मार्जिन्स अच्छे हैं, जिनके रेवेन्यू जो है और प्रॉफिट जो है वो अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं पिछले एक 4 5 इवन 10 साल से। तो ये ऐसे शेयर्स रहते हैं जो कंपनियां सही में अच्छी रहती है। चौथा जो फैक्टर है वो है वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो निवेश की रणनीतियां है या जो निवेश का जो डोमेन है, स्टॉक मार्केट निवेश या का एक जो डोमेन है उसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दुनिया के जितने भी यशस्वी निवेशक है, जो भी कामयाब निवेशक है, हमने एक पीटर लिंच का वीडियो इससे पहले देखा जो मैंने बनाया था। पीटर लिंच हो गए या फिर आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा। तो ये जो दो बड़े दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक है, ये हमेशा वैल्यू इन्वेस्टमेंट को ही अपना प्राइमरी रणनीति मानते हैं। मतलब उनकी रणनीति हमेशा वैल्यू इन्वेस्टमेंट ही रही है। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या कहता है या वैल्यू फैक्टर क्या कहता है कि आप ऐसी कंपनियों के शेयर चुने जिनकी मार्केट वैल्यू उनके एक्चुअल वैल्यू से कम है। अभी उनकी एक्चुअल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अभी ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसके लिए एक बहुत ही प्रॉपर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन करके रहता है। इस ये सब चीज़ों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि एक फ्रेमवर्क रहता है, एक एनालिसिस का तरीका रहता है जिससे आप किसी एक अच्छी कंपनी के, जिसका पिछले 5 से 6 साल का फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है, उसको आप एनालिसिस करके एक फाइनेंशियल मॉडल बना के वो आपको एक रेंज दे सकता है। एट द एंड ऑफ जो फाइनेंशियल मॉडल बनाएगा उसके बाद फॉर्मूला आप लगाओगे तो एक रेंज आता है कि ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसकी फेयर वैल्यू ये रेंज में रहनी चाहिए। और अगर फिलहाल उस कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो उस रेंज से नीचे है, मतलब अगर वो मॉडल आपको बताता है कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस 90 से 100 रुपए के बीच में रहनी चाहिए, लेकिन अभी मार्केट में वो शेयर 70 रुपए पे चल रहा है, तो आप उसके खरीद लीजिए, क्योंकि आपको पता है कभी ना कभी वो 90 से 100 के रेंज में आने ही वाला है। अगला फैक्टर है साइज। साइज का मतलब क्या होता है कि इसके पीछे का कारण ये है कि जो छोटी कंपनियां रहती है लेकिन जिनका हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो इससे पहले हमने एक स्मॉल कैप पे वीडियो बनाया था इसी चैनल पे, आप उसे देख लीजिए। तो ज्यादातर ये जो फैक्टर है वो आपको स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर्स में दिखेगा। तो ये हो गया फैक्टर का मतलब, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ये इंग्लिश में है लेकिन जितना भी आप समझ सकते हैं समझ लीजिए। मैंने आपको हिंदी में इसका जितना भी मेरे हिसाब से अच्छे से मैं आपको
समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। तो व्हाई चूज मल्टी फैक्टर फंड्स, क्यों आपको मल्टी फैक्टर फंड्स क्यों सिलेक्ट करने चाहिए? तो एक चीज है, जो डिफरेंट फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर्स है, वो अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं मार्केट साइकिल के हिसाब से। अभी मार्केट साइकिल तीन तरह की होती है। एक होती है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट मतलब क्या? जब मार्केट गिर रहा होता है उसको बेयर साइकिल बोलते हैं। कंटिन्यूस जब मार्केट गिर रहा हो, लगातार गिर रहा हो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर मार्केट में गिरावट ही गिरावट आ रही है तो मार्केट को बेयर फेज में माना जाता है। दूसरा है बुल फेज। बुल फेज मतलब क्या? मार्केट बस धड़ल्ले से ऊपर चढ़ रहा है। जैसा कि आपने पिछले कुछ सालों में देखा रहेगा, 2023 24 और 22 23 24 में मार्केट बुल फेज में था, क्योंकि क्या? मार्केट बस धड़ल्ले से ऊपर चढ़ रहा था। हाँ, बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट आ रही थी, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें तो मार्केट ऊपर ही जा रहा था, उसको बुल मार्केट बोलते हैं। और तीसरी मार्केट साइकिल जो रहती है उसको बोलते हैं रिकवरी। रिकवरी मतलब क्या? अगर जब बेयर फेज एंड होती है, जब मार्केट गिरना बंद हो गया और वो रिकवर हो रहा है, वापस उसी लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है जहां से वो क्रैश हो गया, उसको बोलते हैं रिकवरी। तो ये हो गई तीन मार्केट साइकिल। और ये जो चार फैक्टर हमने डिस्कस किए, मोमेंटम, लो वोलाटिलिटी, क्वालिटी, वैल्यू, ये अलग अलग साइकिल में अलग अलग रिटर्न देते हैं। तो ये देखिए मोमेंटम फैक्टर हो गया। ये जो कलर कोडेड ग्राफ है, टेबल है, इसका मतलब क्या? जो आंकड़े ग्रीन में है, हरे रंग में है, वो अच्छा परफॉर्मेंस इंडिकेट करते हैं। और जो आंकड़े लाल रंग में है, वो बुरा परफॉर्मेंस इंडिकेट करते हैं। और ये बीच की जो शेड्स है वो उसके हिसाब से, अगर थोड़ी फेंट ग्रीन है, थोड़ा हल्का ग्रीन शेड में कोई नंबर लिखा है, मतलब उसने टॉप तो परफॉर्मेंस नहीं दिया लेकिन खराब भी नहीं दिया। सिमिलरली अगर कोई हल्का लाल रंग में आप वैल्यू दिख रहा है, इसका मतलब उसने बहुत खराब नहीं दिया लेकिन अच्छा भी नहीं दिया। ठीक है। तो अभी आप देखिए मोमेंटम, ये कॉलम वाइज जाइए आप मोमेंटम का कॉलम हम देख रहे हैं, और ये जो मैंने हाईलाइट किया है, आप देखिए सबसे ज्यादा हरे रंग की जो नंबर्स है वो उसके बुल बुल मार्केट के फेज में दिख रहे हैं। राइट। उसने 100% से ज्यादा 82%, 48% दिया है बुल फेज में। मतलब क्या? जो मोमेंटम, जो गति फैक्टर है, वो हमेशा बुल मार्केट में अच्छा रिटर्न देता है। अभी दूसरा देखिए वैल्यू फैक्टर, जिसके बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया, और इसके ऊपर मैं शायद एक और वीडियो बनाऊंगा भविष्य में। लेकिन आप देख लीजिए, वैल्यू फैक्टर जो है वो जनरली बुल और रिकवरी फेज में अच्छा काम करता है। मतलब आपने अगर शेयर्स वैल्यू बेसिस पे आपने शेयर्स की चुनौती की है, चुने हैं और उसमें निवेश किया है, तो मार्केट जब बुल और रिकवरी फेज में रहेगा तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बेयर फेज में वैल्यू जो फैक्टर रहता है वो अच्छा काम नहीं करता है। और जो लो वोलाटिलिटी और क्वालिटी के फैक्टर्स है वो जनरली बेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न देते हैं। अभी देखिए, अच्छा रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव रिटर्न देंगे। आप पहला रो देखिए। ठीक है। जो हम मार्च 2015 से लेके फेब 2016, ये जो बेयर फेस था मार्केट का, उसकी बात कर रहे हैं। आप पहला रो देखिए, जो हॉरिजॉन्टल रो है वो, वहां पे हालांकि क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी ग्रीन में है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव में है। ठीक है, मैं बस ये आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन वो ग्रीन में क्यों है? क्योंकि उस फेज में उनका रिटर्न बाकियों से अच्छा है। हालांकि -9.3 क्वालिटी नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे वैल्यू ने -26.3% दिया था। अभी दोनों नेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्वालिटी थोड़ा कम गिरा है, इसका मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए वो ग्रीन में है। ऐसे ही उसी रो में आप देखिए लो वॉलेटिलिटी, वो भी थोड़ा ग्रीन में ही है, क्योंकि उसका -13.3 दिया है, जो कि बाकियों से कम है। तो इसका सारांश ये है, ये पूरे स्कीम का या इस कैटेगरी का सारांश ये है कि अगर आप ऐसे शेयर का ऐसे शेयर आप चुनेंगे जो अलग अलग फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो अलग अलग तरह की जो फेजेस है, मार्केट फेजेस है या मार्केट साइकिल्स है, उसमें ऑन एन एवरेज वो अच्छा आपका परफॉर्मेंस आएगा। ये क्या करते हैं, इस कैटेगरी में क्या होता है कि मार्केट फेज के हिसाब से वो शेयर चुने जाते हैं। अगर मार्केट बेयर फेज में है तो वो पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी वाले शेयर्स आएंगे। जब मार्केट बेयर फेज से रिकवरी फेज में जाता है तो फिर उनका जो
एलोकेशन है या उनका जो सिलेक्शन है, शेयर सिलेक्शन, वो वैल्यू की तरफ बढ़ेगा। और जब मार्केट रिकवर होकर बुल फेज में जाता है तो फिर वो पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम वाले शेयर लेके आएंगे। ये इस पूरे कैटेगरी का सारांश है। तो दूसरा कारण है मल्टी फैक्टर फंड चूज करने का कि नो सिंगल फैक्टर आउट परफॉर्म्स एवरी ईयर। मतलब कोई भी एक सिंगल फैक्टर जो रहता है वो हर साल आउट परफॉर्मेंस नहीं देता है। एक साल शायद से मोमेंटम चले, तो दूसरे साल वैल्यू चले, तीसरे साल हो सकता है क्वालिटी चले, चौथे साल हो सकता है लो वॉलेटिलिटी चले। ठीक है, जैसा कि ये टेबल में आप देख रहे हैं, वापस ये कलर कोडेड टेबल है जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कलर कोडिंग के बारे में, वो बात यहाँ पर भी लागू है। अगर आप पहला कॉलम देखें मोमेंटम का, ठीक है, देखिए 2015 में मोमेंटम फैक्टर ने रिटर्न दिया 11.3%, जो उस साल में सबसे, बाकी चार फैक्टर से सबसे ज्यादा है। लेकिन 2016 में उसी फैक्टर ने -0.8% के रिटर्न दिए हैं। और 2016 के रो को आप देखेंगे तो 2016 में वैल्यू ने अच्छे रिटर्न दिए 25.1%। ये बैक टेस्टेड डेटा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके मॉडल के हिसाब से ये दिख रहा है। वापस 2017 में मोमेंटम फैक्टर ने 69.5% का रिटर्न दिया है, जो अगले साल -10.7 बना। मतलब ये वॉलेटल बहुत है। अगर आपने सिर्फ मोमेंटम फैक्टर के शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो 2015 में आपको 11% का रिटर्न मिला, 2016 में माइनस नेगेटिव में चला गया, 2017 में वापस 70% का रिटर्न मिला, 2018 में वापस -11% में चला गया। तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई अगर आप एक ही फैक्टर पे डिपेंड रहते। लेकिन जब आपके पोर्टफोलियो में ये सारे टाइप के अलग अलग फैक्टर के शेयर आप जब एक इकट्ठा लेके आते हो, तो एट अ पोर्टफोलियो लेवल सारे फैक्टर प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो साल कोई भी हो, मार्केट साइकिल कोई भी हो, आपके कुछ शेयर हो सकता है घट जाए, लेकिन बाकी के शेयर आपको परफॉर्मेंस अच्छा देंगे। तो एट अ पोर्टफोलियो लेवल आपका परफॉर्मेंस जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा, ठीक है, अब मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी ब्रिंग्स बैलेंस टू द पोर्टफोलियो। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक ही फैक्टर पे डिपेंड है। अगर आप चारों फैक्टर का के शेयर्स अगर एक पोर्टफोलियो में डालेंगे, तो किसी साल एक फैक्टर चल जाए, दो फैक्टर चल जाए, बाकी के दो खराब करेंगे तो भी चलेगा, उनका परफॉर्मेंस बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये कुछ इनके जो मैथमेटिकल टर्म्स है, मोमेंटम आप कैसे, मोमेंटम शेयर कैसे पकड़ा जाता है, तो प्राइस मोमेंटम, अर्निंग्स मोमेंटम, वैल्यू में क्या कौन कौन से पैरामीटर्स आप देखते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू, वैल्यूएशन रेशियोज। तो ये सारे अलग अलग किस्म के फैक्टर्स है, उनको कैसे परखा जाता है, उनके क्या पैरामीटर्स है, ये सब लिखा हुआ है। ये थोड़ा टेक्निकल है। अगर आप नए निवेशक है, आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में अगर पता नहीं है, तो ये शायद समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि फ्रेमवर्क क्या है। मैं आपको बता सकता हूँ इसके डिटेल में जाके, लेकिन ये चैनल का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको एकदम डिटेल में जाके फाइनेंशियल रेशियोज या रिस्क रेशियोज के बारे में बताना। ये चैनल का उद्देश्य या जो टारगेट सेगमेंट बोलते हैं वो नए निवेशक हैं। मैं आपको ये इतना भी कठिन नहीं बनाना चाहता कि मतलब आप इसको आपको लगे कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। तो ये आप एक ध्यान रखिए कि अलग अलग फैक्टर के शेयर अगर आप एक पोर्टफोलियो में इकट्ठा लेके आते हैं, तो आपका वॉलेटिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा और शायद से रिटर्न अच्छा मिले। शायद से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नई स्ट्रैटेजी है, ये नई कैटेगरी है। अभी तक मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने ही हुए हैं ऐसे फंड्स को बाजार में आए हुए, तो इनका पास्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड भी अपने पास है नहीं। शायद से अगर ये अच्छा चले, ये कैटेगरी अच्छा चले, ये स्ट्रैटेजी अच्छा चले, तो भविष्य में हो सकता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इस कैटेगरी में आ जाए। अभी देखिए इसमें रिस्क भी काफी है। पहली चीज तो है कि मॉडल रिस्क, आपका जो फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ है, ठीक है, वो कैसे बना हुआ है, वो हिस्टोरिकल डेटा, मतलब इससे पहले 15-20 सालों में क्या हुआ था उसके हिसाब से वो मॉडल बना हुआ है। जरूरी नहीं है कि उसमें जो एजम्पशंस लिए गए हैं या जो हिस्टोरिकल डेटा रहे वो हिस्टोरिकल ट्रेंड भी आगे चलता रहे, इसकी कोई शाश्वती नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। बराबर। तो ये जो फंड्स रहते हैं या ये जो स्ट्रैटेजी रहती है, देखिए यहाँ पे फंड मैनेजर भी रहते हैं, लेकिन फंड मैनेजर का इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। ये जो इनका मॉडल बना हुआ है यही बताएगा कि अभी मार्केट फेस क्या है और उसके हिसाब से कौन से शेयर में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर से इन्वेस्टमेंट निकालनी चाहिए। तो फंड मैनेजर बस मॉडल को फॉलो करता है, उसके हिसाब से वो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करेगा। तो अगर मॉडल गलत उसको सुझाव देता है, ठीक है, या तो फिर अगर पास डेटा कितना भी करेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि वही ट्रेंड आगे दिखाई दे। तो
इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसको मॉडल रिस्क बोलते हैं। दूसरा है कि हाई टर्नओवर रिस्क। अभी क्या देखिए, जैसे मार्केट फेज के हिसाब से या मार्केट साइकिल के हिसाब से अगर पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो रहा है, मतलब कभी मोमेंटम स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा डालना है, कभी आपको क्वालिटी या फिर वैल्यू स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश करना है, कभी आपको लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश करना है, तो आप फंड मैनेजर को एट अ फंड लेवल काफ़ी बार शेयर्स बेचने और खरीदने पड़ सकते हैं। इसकी वजह से क्या है कि आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब क्या, जब भी आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो ब्रोकरेज आती है, उसके बाद बहुत सारे टाइप की सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया, स्टैम्प ड्यूटी आ गई। तो ये इस टाइप की जो स्कीम्स रहती है, ये कैटेगरी है, यहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा होता है क्योंकि मॉडल आपको बता रहा है कि आपको अभी पोर्टफोलियो यहाँ शिफ्ट करना चाहिए या वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। और ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली, मतलब लगातार हो सकता है, जो कि बाकी किसी कैटेगरी में शायद से फंड मैनेजर को इतनी जल्दी में शेयर्स खरीदने या बेचना ना पड़े। इस कैटेगरी में क्योंकि ये मॉडल इनको बता रहा है, तो इनको काफी बार शेयर खरीदने बेचने पड़ सकते हैं। इसकी वजह से आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाते हैं और ओवरऑल रिटर्न पे वो इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरा बड़ा रिस्क है कि कंसंट्रेशन रिस्क है। कंसंट्रेशन रिस्क मतलब क्या, कि किसी एक सेक्टर में आपका पूरा पोर्टफोलियो कंसंट्रेट हो सकता है, क्योंकि ये मॉडल ही आपको बता रहा है। बराबर। समझिए अभी मार्केट बुल फेज में है, ठीक है, तो मॉडल ऑब्वियसली बताएगा अगर बुल फेज में है तो मोमेंटम स्टॉक्स अच्छे करते हैं, तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, या इफ नॉट पूरा, थोड़ा कई ज्यादा पार्ट पोर्टफोलियो क्या है जो मोमेंटम शेयर्स में डालना चाहिए। अभी मोमेंटम शेयर्स जो रहते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, ये पूरा मोमेंटम बेस्ड है। आपको पता है जब आईटी सेक्टर के शेयर्स बढ़ने लगते हैं, जब ज्यादा डिमांड आने लगती है यूएस या यूरोप से इंडियन आईटी कंपनीज के सर्विसेज की, तो वो सिक्लिकल रहती है, कुछ सारे कंपनियों के शेयर्स बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी फेज आ जाए तो हो सकता है ये मॉडल बता दे कि मैक्सिमम एक्सपोजर आईटी सेक्टर को ले लो। तो वो पूरा हो सकता है कि इस फंड का पोर्टफोलियो जो है वो सेक्टोरल बन जाए। सेक्टोरल मतलब क्या, किसी एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा इनका कंसंट्रेशन हो जाए, बहुत सारा जो इस फंड फंड में आपने पैसा निवेश किया है वो किसी एक सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया जाए। लेकिन ये रिस्क होता है, क्योंकि क्या, ठीक है वो सेक्टर आज बढ़ रहा है, कल को अगर कुछ हो गया तो पूरा का पूरा सेक्टर गिर जाता है एक साथ, और इसके साथ आपके एनएवी भी गिरेंगे, आपके रिटर्न्स भी गिर जाएंगे। तो ये होता है कंसंट्रेशन रिस्क। जैसे कि मैंने बताया मल्टी फैक्टर फंड, ये काफी रीसेंट कैटेगरी है। अभी अभी कुछ पिछले 3 या 6 महीनों में ही इसके कुछ एक दो एनएफओ आए थे, और मेरे ख्याल से ये दो ही फंड्स है जो अभी मार्केट में है, और 6 महीने से कम इनकी आयु है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में कभी पास्ट रिटर्न देखने का कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम 1 साल का तो किसी फंड का रिकॉर्ड रहना चाहिए, तभी जाके हम पास्ट रिटर्न देख सकते हैं। तो ये जो दो, बंधन मल्टी फैक्टर फंड है और सुंदरम मल्टी फैक्टर फंड है, कुछ 500 और 800 करोड़ का इनका एयूएम है। तो ये काफी नई कैटेगरी है, देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करती है। इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि ये जो नई कैटेगरी आई है मार्केट में, उसके बारे में आपको जानकारी देना। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है समझने में, लेकिन फिर भी मैंने अपने अपने तरफ से जितना हो सके इसको सीधे और सरल शब्दों में बताने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। ये भी ध्यान रखिए कि ये प्योर इक्विटी कैटेगरी है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी हाई रिस्क। हालांकि हम लोग रिस्क कम करने की बात कर रहे हैं अलग अलग फैक्टर को इंक्लूड करके, लेकिन फिर भी एज पर सेबी रेगुलेशन, दिस इज अ, ये बहुत ही वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी है। अगर आप नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए खुशी की बात है। आप म्यूचुअल फंड निवेश, ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस आजकल बन चुकी है। आपको कहीं जाके कुछ फॉर्म फिल नहीं करना है, कुछ जेरोक्स कॉपीज नहीं देने हैं, कहीं पासपोर्ट फोटो नहीं चिपकाना है। आपको बस 3 चीजें चाहिए: आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक। जिस बैंक अकाउंट से आपका म्यूचुअल फंड का पैसा कटने वाला है, उस अकाउंट का कैंसिल चेक का फोटो। और फिर आपको क्या करना है, ये जो आपको राइट हैंड साइड में क्यूआर कोड दिख रहा है, उसको आपके मोबाइल से स्कैन कीजिए कैमरे से। अगर कैमरे से स्कैन नहीं हो रहा है तो किसी पेटीएम या अमेजोन ऐप पे जाके इसको स्कैन कीजिए। वो आपको आपके प्ले स्टोर में लेके जाएगा, वहां से फंड्स बाजार का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको ऐप से निवेश नहीं करना है तो फिर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसको क्लिक कीजिए, फंड्स बाजार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट डाउनलोड करें, आपको बस 3 चीजें एंटर करनी है: आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल, और सबमिट कीजिए। उसके बाद 2 ओटीपी आएंगे, एक आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, एक आएगा आपकी ईमेल पे। जब आप वो दोनों ओटीपी एंटर करेंगे तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा केवाईसी प्रोसेस है जिसमें आपको
आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसल चेक का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर कहीं भी आपको कोई प्रश्न है या कहीं भी आप अटक गए हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9757309269। मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपकी सहायता कर सकता हूँ आपकी केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने में और आपको अच्छी स्कीम सजेस्ट करने में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और भी म्यूचुअल फंड की अलग-अलग जो डिफरेंट कैटेगरीज है उसके बारे में जानना है। और देखते रहिए, सीखते रहिए और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो म्यूचुअल फंड निवेश का जो प्रवास है आगे का भविष्य में बहुत ही अच्छा हो और आपको अच्छे रिटर्न मिले। धन्यवाद।